आइए आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि 2022 में तृतीय पाली में पूछा गया है। इसका डेट है 14/9/2022। तो पहला प्रश्न है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कवक से हम संबंधित एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, जरा पूछ लेते हैं। बताएंगे आप लोग कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हाँ बिल्कुल, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो अधिकांश मतलब मैक्सिमम कवक जो होते हैं उसकी कोशिका भित्ति जो होती है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब देखिए, इसको कवक को इससे जोड़ लीजिए आप कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन से। काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन से बनी हुई होती है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा चूना का सूत्र तो बताए थे, CaOH2, ठीक है। और ये Ca से क्या होता है? कैल्शियम। और CaO से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और CaCO3 से क्या होता है? संगमरमर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? मतलब कौन सी ऐसी प्रजाति है पशु में जो आपको लंबे समय तक उससे आप दूध निकाल सकते हैं? जैसे कि कुछ मुर्गियों के बारे में आप सुने होंगे कि वह मुर्गी डेली कुछ दिन पर आपको एक एक अंडा देती है। मतलब एक एक नहीं, बहुत सारा अंडा देती है, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में देती है। तो अंडा देने के लिए भी लोग अलग से उस मुर्गी को पालते हैं। बात समझ में आ रहा है? जानकारी में होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लिखा है कि पशुओं की कौन सी प्रजाति है जो दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक दूध प्राप्ति के लिए उसका आप उपयोग करते हैं? उसका नाम है विदेशज या विदेशी नस्लें, जिसको हम लोग जर्सी या ब्राउन स्विस कहते हैं। तो आपको पता होगा कि गांव घर में जो गाय पालता है, ब्लैक सा जो होता है, उसको कौन सा गाय कहता है? जर्सी कहते हैं ना। तो जर्सी से विदेशी हुआ, उससे हम लोग अधिक से अधिक दूध लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? तो यही बात है कि पशुओं की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिससे दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति करते हैं? तो विदेशी नस्लें, और उसका नाम क्या है? तो जर्सी या ब्राउन स्विस। क्या नाम है? जर्सी या ब्राउन स्विस। देखिए, कुछ गाय जो है ना, उसका कलर आपको ब्राउन होता है, ऐसा रहता है, उसका ऐसा बॉडी रहता है कि नहीं उसका। तो इसलिए ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा होता है। तो याद रखिएगा कि आपको जो है जर्सी और ब्राउन स्विस जो है, यह अधिक समय तक आपको दूध देने का काम करती है, इसलिए हम लोग उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगला है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग बताइए क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, यानी कि AC कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए आप जो जिस उपकरण का उपयोग करेंगे उसका नाम क्या होता है? उस उपकरण का नाम है आपको डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? डायनेमो। यानी कि आप जो जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर चलाते वक्त आगे में जो लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमो ही बोलते हैं ना। तो इसलिए उसमें से कौन सी धारा निकलती है? प्रत्यावर्ती धारा, याद रखिएगा। और बैटरी में से जो बैटरी होती है ना, जो टॉर्च का बैटरी होता है, छोटा छोटा बैटरी जो होता है, वो आपको डायरेक्ट करंट आती है, तो फिर भी हमको करंट नहीं लगता है, जिसको हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं। तो बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे? डायनेमो का। अगर आपसे पूछते कि बताइए विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सही बात है। वही अगर डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हुआ। ये डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पढ़े हैं। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, ये जो डायनेमो है, जनरेटर अभी जस्ट बताया कि जनरेटर के आगे में रहता है। तो जनरेटर के आगे में रहता है तो हम लोग पहले उसको चलाते हैं, तब बिजली निकलता है ना। लेकिन मोटर की अगर बात करें तो गांव घर में आप छोटे छोटे बच्चे को देखे होइएगा कि बैटरी से तार जोड़ देता है, तो जब पंखा चलने लगता है मोटर का, तो पहले तार जोड़ता है, बिजली जाती है, तब ना पंखा चलता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। लेकिन वही डायनेमो की बात करें तो डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए, डायन सब पहले यंत्र को छोड़ेगी, मंत्र को छोड़ेगी। जब मंत्र छोड़ेगी तब न किसी को अग्नि बाण लगता है। इसलिए पहले यांत्रिक ऊर्जा,
फिर विद्युत ऊर्जा, यानी कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रयोग किया जाता है, चलिए जरा ध्यान दीजिए कि जब एथेनॉल, क्या चीज, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और H2 का मतलब हाइड्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 का मतलब। बहुत अच्छा। तो जब एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाते हैं, किसको किसके साथ मिलाते हैं, एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाते जब हैं, एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाते हैं तो इससे आपको क्या निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस। चलिए आइए, आपका अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र। क्या लिखा हुआ है, क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी का संश्लेषण करता है वो क्या है, तो NADH है। इस प्रश्न को जरा आप लोग गौर फरमा करके देखिए और इसको रटना पड़ेगा, इसलिए इसको आप लोग जरा देखिए। क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद है, क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद है, एक महत्वपूर्ण को काट दीजिए। ठीक है, क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद जो एटीपी का संश्लेषण करता है उसका क्या नाम है, बताइए। NADH, क्या नाम है, NADH। क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद, क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है वह क्या है, NADH। यहाँ पर एटीपी संश्लेषण करना है ना, उसको करता है कर दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं, तो आपस में जुड़ी हुई थैली। ठीक है, ये भी एक प्रश्न नया है आपके लिए, तो इसको आप लोग जरा पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोग ये प्रश्न कि एड्स के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं, तो बताइए। एड्स एक घातक बीमारी है, एड्स क्या है, एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है, पहले से आप लोग जानते हैं। तो एक दो प्रश्न और जान लीजिए आप लोग कि एड्स के बारे में। एड्स परीक्षण जो किया जाता है वो उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बात। और ये भी याद रखिएगा कि एड्स बीमारी किससे होता है, विषाणु से होता है। दूसरा याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, और बहुत सारा बीमारी होता है लेकिन खासतौर पर प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त का दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा, तो 2r होगा। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। एग्जाम पास करना है, आप लोग को विद्वान नहीं बनना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये प्रश्न कल भी आया था। उदासीन कौन होता है, परमाणु का कौन सा कण होता है उदासीन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही बात है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। तो बताइए परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब क्या हो बताइए, न उस पर ऋण आवेश न उस पर धन आवेश होता है, तो इसलिए उसको उदासीन कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, झड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए माना जाता है, बताइए। तो झड़िया, बोकारो और गिरिडीह, ये 3 क्षेत्र है कहाँ का, झारखंड का। कहाँ का, याद रखिएगा झारखंड का ये जो 3 क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, झड़िया, बोकारो और गिरिडीह। तो बोकारो बताइए, बोकारो स्टील प्लांट जो है किस क्षेत्र का उद्योग है, द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र का, अभी पढ़े थे ना हम लोग। ठीक है, झड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कोयला के उत्पादन के लिए। और झड़िया किस राज्य में है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। कहाँ है, रांची है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, बाहरी कान क्या कहलाता है। देखिए आपका जो बाहरी कान दिख रहा है, जैसे कि सांप को आप कान देखते हैं, कान नहीं रहता है, बाहरी नहीं रहता लेकिन छिद्र रहता है उसको, तो उसको कान नहीं माना जाता है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये बाहरी कान है। तो बाहरी कान को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहता है, कर्ण पल्लव
कहा जाता है, उसे भी आम का पल्लव बाहर में ही रहता है ना, जी। इसलिए याद कर लीजिए कि बाहरी कान को क्या कहते हैं, कर्णपल्लव। पल्लव कहते हैं। और बताएंगे आप लोग पुराना क्वेश्चन आपके लिए कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताइए, कूलोम होगा। और ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत वोल्ट। बताइए वोल्ट जो है वह आपको ठीक है, वोल्ट जो है ना आपको ये विद्युत आवेश जो होता है उसका तो कूलम्ब होता है, विद्युत धारा का आपको एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग जान लीजिए कि वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, आपको कल बताए थे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है, ऑक्सीजन कितना, 21% और नाइट्रोजन 78%, 78% रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। चलिए ऑक्सीजन का संकेत O2 O2 होता है ना, सही बात बताया आप लोग परसों। चलिए वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 हो, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18। क्या होगा, 2 8 18। ठीक है, 2 8 18। यानी कि देखिए आपको 28 पुराना है तो 28 यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सबसे पहली कक्षा में आपको 2, उसमें दूसरी में आपको 8 और तीसरी में मैक्सिमम 18, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बताइए वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18। 18 होगा। चलिए किसी वस्तु की गति के कारण उसमें क्या पाया जाता है, मतलब किसी वस्तु में जो गति रहता है, गति मतलब जैसे आप बॉल को फेंकते हैं तो वो चलता रहता है ना, तो वो क्यों चलता है, किसके कारण से, गतिज ऊर्जा के कारण से। ठीक है, कोई वस्तु जो जैसे बॉल फेंकते हैं, किसी सामान को फेंकते हैं तो वो लुढ़कता रहता है, क्यों, किसके कारण से, गति ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा के कारण से। तो वही बात कर रहा है कि इसी वस्तु की गति के कारण उसमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें क्या पाता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की जो गति के कारण से उसमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की कितनी नियम है, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, पादप कोशिका मतलब पौधों की कोशिका जो होती है उसमें किसको छोड़कर सभी होते हैं, तो देखिए पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक बार पुनः इस प्रश्न को देखिए आप लोग। पादप कोशिका मतलब पौधों की कोशिका, और पौधों की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, और बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बताइए तो एक बार फिर से, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया के द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है, वायुमंडल का CO2 मतलब वायुमंडल में जो CO2 है वो किस प्रक्रिया के द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है, पत्ती में जो CO2 जाती है किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आपको CO2 पौधों की पत्ती में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रश्न समझे कि नहीं समझे, तो वायुमंडल में CO2 किस प्रक्रिया के द्वारा पत्ती में जाता है, बताइए, विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाता है। और आज का हमारा साइंस का लास्ट प्रश्न है कि समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है, समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है, इनमें से सभी यानी कि वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो समुद्र के तल पर वायु का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उसको पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, पारा के 760 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।